चलिए देखिए, कल हम लोग अर्ध आयु के विषय में पढ़े थे, ठीक है। और फिर हम लोग अर्ध आयु और 6 नियतांक के बीच संबंध स्थापित किए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है औसत आयु या माध्य आयु। ठीक, औसत आयु या माध्य आयु से पहले हम यहां पर एक अर्ध आयु से संबंधित थोड़ा सा बात करेंगे। इधर देखो भाऊ, मान लो कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है या कोई रेडियोएक्टिव तत्व है, समझो इधर। मान लो ये एक रेडियोएक्टिव तत्व है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक जो मात्रा है वो N0 है, ठीक। ये आधा भाग, ये इतना जो समय है, इतना भाग अपने अर्ध आयु काल के दौरान ये क्या करती है, पदार्थ विघटित कर देती है। तो बची हुई जो मात्रा ये है N, ये बची हुई मात्रा इतना विघटित हो गया, तो N जो होगा वो कितना होगा, N0 का आधा। ये हुआ ना भाई, पूरी मात्रा कितनी थी, N0, ठीक। आधे समय में ये अपनी आधी मात्रा क्या कर दी, विघटित कर दी। तो जो बची हुई मात्रा N है वो इस पूरे का क्या बचा, आधा बचा ना। और आधा क्या होता है, N0/2, ठीक है। यानी पहली जब अर्ध आयु आपको मिला, पहली अर्ध आयु, तो आप इसको लिख सकते हो N0 1/2 पावर 1, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब अगर हम इसकी अर्ध आयु निकालें, इसकी अर्ध आयु इतने का, तो इतने का आधा भाग, ठीक है। तो ये जो भाग था वो कितना था, N0/2 था। अब इसका आधा करोगे यानी N0/2 का फिर बटा 2 करोगे, यही करोगे ना। तो फिर देखिए दूसरी अर्ध आयु के लिए क्या करना है आपको, N0/2 का फिर बटा 2, ठीक। तो ये कितना होगा जी, N0 1/4 हो जाएगा। है 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। और 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 पे 2 घात लिख सकते हो। और भी आगे चले, अब जो हाई बचा है वो कितना बचा है जी, N0/4 बचा है। अगर इसका आधा करोगे तो बटा 2 हो जाएगा, ठीक। तो फिर देखिए नेक्स्ट अर्ध आयु की जब बात करोगे तो ये हो जाएगा N0/4 का बटा 2। तो क्या आएगा, N बराबर N0/8, और 8 को क्या लिख सकते हो, 1/2 पे 3 घात लिख सकते हो ना। तो जब पहली अर्ध आयु हुआ तो यहां 1 लिखा गया, दूसरी अर्ध आयु हुआ, जब तीसरी अर्ध आयु हुआ तो इसी तरह अगर N अर्ध आयु हो तो क्या लिखोगे, बताओ। N अर्ध आयु हो तो इस पे क्या लिखोगे, N। समझ में आ गई बात। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम अर्ध आयु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी बार अर्ध आयु यहां पे निकाला जा रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा ऐसे स्टार बना के नोट कर लें, N अर्ध आयु, N अर्ध आयु और शेष बची मात्रा में संबंध, क्या संबंध होगा, तो N बराबर N0 1/2 पावर N, ये एक सूत्र बन जाता है। ध्यान रखिएगा, N बची हुई मात्रा है, N0 उसकी प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है। और N जो है अर्ध आयु की संख्या है, कितनी बार अर्ध आयु हो रहा है। नीचे लिख दे रहे हैं, जहां N शेष बची हुई मात्रा यानी जो विघटित नहीं हुआ, N0 कुल मात्रा, N अर्ध आयु
अर्ध आयु की संख्या, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, अर्ध आयु की संख्या, चलिए अब हेडिंग लगा है औसत आयु, औसत आयु या माध्य आयु। अच्छा देखो, ये जो औसत आयु या माध्य आयु की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है बताओगे? औसत आयु या माध्य आयु की जो बात यहां हो रही है वो किस तत्व की हो रही है? रेडियो एक्टिव तत्व की। ठीक है, तो अगर लिखा जाए कि रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु या माध्य आयु से आप क्या समझते हो या किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये मत समझना कि कोई अलग से हमको तैयार करना है, यही है, ये रेडियो एक्टिव के लिए ही है। ठीक है, अब बात करते हैं औसत। आप मैथ में भी पढ़े होंगे, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी डाटा को जोड़ते हैं और फिर डाटा की संख्या से भाग दे देते हैं, यही होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही है, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इस रेडियो एक्टिव तत्व के ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं। ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं इस रेडियो एक्टिव तत्व के। ठीक, हमें इनका औसत आयु निकालना है, तो हमें करना क्या होगा? इन सभी परमाणुओं के अलग अलग आयु होते हैं, इन परमाणुओं के अलग अलग आयु को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो इस तत्व के सभी परमाणुओं के कुल आयु का योग निकल जाएगा और उसके बाद जितने इसमें परमाणु हैं उनकी संख्या से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इस रेडियो एक्टिव तत्व का औसत आयु या माध्य आयु आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के सभी परमाणुओं के आयु के कुल योग को उनके परमाणुओं की संख्या से भाग देने पर हमें उस रेडियो एक्टिव तत्व का औसत आयु या माध्य आयु प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे नोट करते हैं, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के सभी परमाणुओं के आयु का कुल आयु के कुल योग को परमाणुओं की संख्या से भाग देने पर उस रेडियो एक्टिव तत्व का औसत या माध्य आयु प्राप्त हो जाता है, जिसे TA से प्रदर्शित करते हैं, जिसे TA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, TA का मतलब, T मतलब टाइम,
ए का मतलब एवरेज, यानी एवरेज टाइम यानी औसत आयु। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका देखिए, टी ए बराबर होता है सभी परमाणुओं के आयु का कुल योग बटा परमाणुओं की कुल क्या संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या। ठीक है जी, टी ए बराबर सभी परमाणुओं के आयु का कुल योग बटा परमाणुओं की कुल संख्या, ये औसत आयु का सूत्र हो जाता है। ठीक, अब देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी ये जो रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है या रेडियो एक्टिव जो क्षय होता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहेगी और ये तब तक चलेगी जब तक उस तत्व के सभी परमाणु पूर्ण रूप से विघटित न हो जाए। एक भी परमाणु अगर उसका बचा होगा तो यह प्रक्रिया बंद नहीं होगी। इसलिए किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन का जो कुल समय होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। उसका समय निर्धारित नहीं होता है कि ये कब तक होगा, वो 0 से लेके अनंत तक होगा, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है और तब तक चलेगा जब तक इसके सभी परमाणु पूर्ण रूप से विघटित न हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं हम, माना कोई रेडियो एक्टिव तत्व का T बराबर 0 समय पर परमाणु N0 है। मान लिया कोई रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका T बराबर 0 पर परमाणु कितने हैं? N0 हैं, तथा T समय बाद शेष परमाणु किसकी बात हो रही है? जो अभी विघटित नहीं हुए उनकी बात हो रही है। T समय बाद शेष परमाणु कितने हैं? N हैं। ठीक है, N है। यदि तत्व dt समय में dn परमाणु विघटित करता है तो dn परमाणु या परमाणुओं के विघटन का कुल समय कितना हो जाएगा? T, देखना ध्यान से, T mod dn। ध्यान से सुनना हमारी बात। हमने कहा मान लो कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, और T बराबर 0 समय पर उसमें कुल परमाणु कितने हैं? N0, यानी ये N0 हैं, अभी विघटित नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे T समय बीता तो बच गए कितने? N, यानी कुछ परमाणु उसमें से विघटित हो गए। ठीक है, T समय में। लेकिन हमें पता नहीं है कितने परमाणु विघटित हुए हैं, बस इतना पता है कि बचे कितने रह गए? N। ठीक है, विघटित हो गए बाकी परमाणु। यदि जो परमाणु विघटित हुए हैं अगर वो इस दर से हो रहे हो
कि dt समय में dn परमाणु विघटित हो रहे हो, इस दर से वो विघटित हुए हों, तो इस dn परमाणुओं को विघटित होने में कुल कितना समय लगा होगा? तो जो समय n परमाणु रह गया था ना t समय में, तो जो विघटित हुए तो कितने समय में हुए थे? t समय में, वो समय ले लीजिए। और जो dt समय में dn परमाणु विघटित हो रहे हैं उन परमाणुओं की संख्या ले लीजिए, दोनों का क्या करिए? गुणा कर देंगे। तो जो ये t समय में विघटित हुए ना उनके कुल परमाणुओं की संख्या आपको समय का योग क्या होगा? मिल जाएगा। फिर ध्यान से सुनिए, t बराबर 0 समय में कुल n 0 थे, क्लियर? t समय बाद बच गए कितने? n, यानी बाकी जो थे वो विघटित हो गए कितने समय में? t समय में विघटित हुए हैं वो, लेकिन कितने परमाणु थे नहीं पता। अच्छा, dt समय में अगर dn परमाणु विघटित हो रहे हैं, dt समय में dn परमाणु, ध्यान से सुनना, यानी ये विघटन की क्या है? दर है, ठीक है? तो अगर dt समय में dn परमाणु विघटित हो रहे हैं तो t समय में जो परमाणु विघटित हुए होंगे, ठीक है, उनको विघटित होने में कुल जो समय लगा होगा वो समय कैसे निकलेगा? t इंटू dn। ये विघटन हो गया dt समय में, और समय कितना लगा था? t, दोनों का गुणा कर देंगे। ये परमाणु की संख्या है और ये लगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल जो समय लगा होगा वो समय आपको मिलेगा, ठीक है? ये हो जाएगा t dn, और इसको हम बोलेंगे t टोटल, ध्यान रखना। और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से कहां तक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि इनको विघटित होने में जो समय लगता है वो 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है। तो 0 से अनंत तक, जब तक उसके एक एक परमाणु विघटित न हो जाए। तो देखो, ये हो गया t और यहां हो गया मॉड dn, ऐसे ये हो गया t टोटल। हमें निकालना है औसत। औसत कैसे निकलेगा? तो देखिए, t एवरेज बराबर क्या होता है? सभी परमाणुओं के आयु का कुल, तो यही कुल योग है। तो इसको लिख देंगे 0 से इनफाइनाइट इंटू टी मॉड dn, बटा में लिखेंगे क्या? परमाणुओं की कुल परमाणुओं की संख्या कितनी थी? तो यहां लिख देंगे n 0, ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, चूंकि आप पढ़े होंगे dn बाई dt बराबर माइनस लैम्डा, क्या था यहां? t था नहीं, माइनस लैम्डा क्या था जी? n था, n यही था, देख लो, यही था ना? अच्छा, इस माइनस को अगर हम इधर भेज दें तो जाएगा माइनस dn बाई बराबर लैम्डा n। अगर यहां पर मॉड लगा देंगे ना तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि मॉड लग जाने से निगेटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने यहां पर लगा दिया मॉड, और ये हो गया लैम्डा n। dt का इधर गुणा कर दोगे तो मॉड dn बराबर हो जाएगा लैम्डा n dt। ये मॉड dn की वैल्यू आ गई। इस मॉड dn की जो वैल्यू है उसको यहां पे रख दो, ठीक है? तो यह तब t एवरेज बराबर क्या आएगा? तो देखना ध्यान से, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट t, और इसके जगह हो जाएगा लैम्डा n dt, और बटे में n 0, हो गया जी। अब ध्यान देना, चूंकि n बराबर होता है n 0 e पावर माइनस लैम्डा, ये भी पढ़े हो ना? तो n की ये वैल्यू यहां रख दो, तब
देखना टी ए बराबर होगा 1/n0 है, जो n0 बटा में है उसको 1/n0 लिख लिए। इंटीग्रल हो गया 0 से इनफाइनाइट लैम्डा नहीं टी लैम्डा और फिर n का मान n0 e पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। देखो n0 को बाहर लाओगे तो n0 कट जाएगा, तो क्या आएगा टी ए बराबर लैम्डा को भी बाहर कर दो तो बचेगा अंदर क्या 0 से इनफाइनाइट टी ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब इसका हमें करना है समाकलन। या मैथ का रूल लगेगा, जब दो फलन गुणा के रूप में हो तो उनका समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखना टी ए ये है लैम्डा, फॉर्मूला होता है प्रथम फलन। प्रथम फलन, तो प्रथम फलन क्या है टी। देखो ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, तो प्रथम फलन समाकलन द्वितीय फलन, द्वितीय फलन ये है, इसका समाकलन 0 से इनफाइनाइट भी लिखना हो गया। तो प्रथम फलन समाकलन द्वितीय फलन माइनस समाकलन ब्रैकेट में डी बाई डी टी प्रथम फलन समाकलन 0 टू इनफाइनाइट सेकेंड फलन डी टी। समझ में आई बात, ये हो गया, ये इसका रूल है मैथ का। प्रथम फलन समाकलन द्वितीय फलन माइनस समाकलन डिफरेंशिएशन प्रथम फलन गुणे समाकलन सेकेंड फलन। और फिर देखिए इसके बाहर भी क्या रहेगा dt, यहां भी रहेगा dt, ध्यान रखना ऐसे। अब देखो इधर सुनो, टी ए बराबर लैम्डा, ये हो गया टी। इसका जब समाकलन करोगे ना तो इसका समाकलन आएगा ई पावर माइनस लैम्डा टी बटा में लैम्डा, और यहां पर आएगा माइनस। ठीक है, ये इसका समाकलन होगा केवल इतने का। और इस पे देखो, ध्यान से देखना, इस पे हो गया 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट माइनस 0 से इनफाइनाइट dt का t का अवकलन क्या होता है 1, और इसका समाकलन फिर माइनस लैम्डा टी बटे माइनस लैम्डा, इतने का समाकलन। फिर बाहर हो गया क्या dt, देख लियो। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से कहानी इसका समझो। अगर t के जगह इनफाइनाइट और 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, t के जगह आपको इनफाइनाइट और लैम्डा रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा क्या टी ए बराबर है 0 हो गया, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो लैम्डा। ठीक है, और ये माइनस बाहर आएगा तो है माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस लैम्डा टी, और बटे में क्या है लैम्डा है। इस लैम्डा को बाहर लाओगे तो लैम्डा कट जाएगा, तो बचा अंदर क्या क्या बचा इतना। अब इसका समाकलन करो, इसका जब समाकलन करोगे तो देखो ध्यान से, टी ए बराबर ई पावर माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा, ये इसका समाकलन हो जाएगा जी। ठीक, अब यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए टी ए बराबर -1 बाई लैम्डा को बाहर कर दो, हाई वाले को, इसको कर दिया बाहर। अब बचा अंदर क्या ई पावर माइनस लैम्डा, टी के जगह इनफाइनाइट माइनस ई पावर लैम्डा
टी के जगह 0, तो जब इनफाइनाइट होगा तो ही तो 0 हो जाएगा, और ई पावर 0 का मान 1 तो है 1 हो जाएगा। तो बचा गया टी ए बराबर -1/λ, ब्रैकेट में बचा -1, यही बचा। मल्टीप्लाई करोगे तो टी ए बराबर आएगा 1/, यही फॉर्मूला हो गया औसत आई का। टी ए बराबर 1/λ। इसी को बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली। समझे? तो देखो यहां यही से पूरा मैथमेटिक्स है ये। अब जो मैथ पढ़ेगा बच्चा वो समझ रहा होगा, ठीक। जो नहीं पढ़ा उसके लिए एक रास्ता है, इसको लिख लिख के तैयार करो, नोट कर लो, नोट करो।